हेलो व्यूअर्स, कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे और हमारी जो वीडियोस आते हैं वो वीडियो ज़रूर देखते होंगे। हमारी जो वीडियो होती है आपको पता है कोई डायलॉगबाजी नहीं होती, कोई बकवास नहीं होती, ओनली जो खास जो हमारा मटेरियल है वही आपको देते हैं और जो एग्ज़ाम में काम आने वाला है सिर्फ यूज़फुल बातें आपको बताई जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारी वीडियो है वो है सोशल साइंस के क्वेश्चन जो एसटेट किसी भी टेट में पूछे जाते हैं, और तो वो सोशल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। चारों बुकों से रिलेटेड है, जिसमें हमारी जो ज्योग्राफी भी, हिस्ट्री भी, इकोनॉमिक्स भी और सिविक्स भी रहेगी। तो चलिए पहले क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहते हैं? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या उपरोक्त सभी। तो आप सभी को पता होगा भारतीय जो संसद के ऊपरी सदन को हम राज्यसभा के नाम से जानते हैं और जो नीचे वाला सदन होता है उसको हम लोकसभा के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा? ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? गृह मंत्रालय का सचिव, जिलाधीश, पुलिस महानिदेशक या गृह मंत्री। तो राइट आंसर आप सभी को पता है, निम्नलिखित में क्या दिया? राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। कहने का मतलब नहीं होता है। तो होता कौन है? तो राइट आंसर हमारा डी रहेगा। गृह मंत्री जो होता है वो राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। लेकिन जो गृह मंत्रालय का सचिव है, जिलाधीश है या पुलिस महानिदेशक है, ये क्या नहीं होंगे? ये राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा नहीं होंगे। ओनली डी राइट आंसर आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आता हमारा, निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में कौन सी संस्था देश के मौजूद कानून में संशोधन कर सकती है? संसद, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय या राष्ट्रपति। तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? ए रहेगा, संसद। यानी राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था है? तो जो हमारे जो कानून में संशोधन, यानी जो हमारा कानून लिखा गया है उसके अंदर बदलाव कर सकती है, तो वो कौन सी संस्था रहेगी हमारी? वो संसद रहेगी। प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रपति इसके अंतर्गत आते, तो सबसे ऊपरी विभाग कौन सा रहेगा? संसद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अति मुद्रास्फीति क्या है? मुद्रा का मूल्य तेजी से गिरना, मूल्य बढ़ोतरी, मुद्रा का मूल्य गिरना या मूल्य घटना। तो अति मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है? मुद्रा का मूल्य तेजी से गिरना, यानी करेंसी का जो रेट है वो घट जाना। जैसे जो डॉलर का रेट है वो भारतीय रुपये से ज़्यादा है और हमारी करेंसी का रेट कम है, तो अति मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है? मुद्रा का मूल्य तेजी से गिरना। तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? ए रहेगा। मूल्य बढ़ोतरी, मुद्रा का मूल्य गिरना, मूल्य घटना, ये आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? 1939 से 45, 1918 से 39, 1914 से 1918, 1940 से 1945। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो ए रहेगा। 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है। और पहला अगर ये पूछ लिया जाए प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ है, तो वो कब हुआ है? 14 से लेकर 1918 तक हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जर्मन संसद क्या कहलाती थी? राइख, ड्यूमा, गोस्टेपो या सिस्टाग। तो राइट आंसर हमारा जो रहेगा वो बी रहेगा। ड्यूमा कहलाती थी जर्मन संसद, जिसमें जर्मन संसद में जो लोग थे उनको 3 तरह से बांटा गया था, यानी 3 कैटेगरी में उसको डिवाइड किया गया था। जिसमें जो फर्स्ट उस पर आती थी वो क्या होते थे? जो पादरी वगैरह होते थे वो, सेकंड पे जो रॉयल होते थे वो, और थर्ड पर जो नॉर्मल लोग होते थे वो आते थे। तो इस तरीके से वहाँ की संसद को बांटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नाज़ी जर्मनी में कौन सी नस्ल सबसे बेहतर की जाती थी? यहूदी, रूसी, नॉर्डिक आर्य या पोलिश। तो राइट आंसर आप सभी को पता है, ये 9th क्लास से लिया गया क्वेश्चन है। नाज़ी जर्मनी में जो नॉर्डिक आर्य थे उस नस्ल को सबसे बेहतर नस्ल मानी जाती थी, और जिसका नाम आपको पता होगा। नॉर्डिक आर्य के जो नाज़ी पार्टी के जो नेता थे वो कौन थे? वो थे जो अडोल्फ हिटलर।
जिन्होंने अपनी बुक का नाम क्या रखा था, मेन कैंप यानी मेरा संघर्ष। जब वो जेल में थे तो वो आर्यों को सबसे सर्वश्रेष्ठ जाति मानते थे और यहूदियों को उन्होंने मरवा दिया था। बहुत सारे यहूदियों को मरवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल, धर्म या राष्ट्रीयता के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को गैर कानूनी घोषित कब कर दिया गया? 1962 में, 63 में, 61 में, 1964 में। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो डी रहेगा, 1964 में संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल, धर्म या राष्ट्रीयता के आधार पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। यानी ये सारी चीज़ें जो होंगी वो गैर कानूनी होंगी अगर कोई इस तरीके से करता हुआ पाया गया। तो ये आपको याद रखना है, 1964 में ये बात सिद्ध कर दी गई थी, ये कानून बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, घरेलू हिंसा रोकथाम व सुरक्षा कानून का मसौदा पहली बार कब तैयार किया गया? घरेलू हिंसा क्या होती है आप सभी को पता है, घर में यानी जो औरत होती है उसके साथ मार पिटाई करना, गाली गलौज करना, यानी चाहे वो मुख से की गई हिंसा हो या शारीरिक रूप से की गई हिंसा पर जो पहली बार जो कानून तैयार किया गया था वो कब किया गया? 1999 में। तो 1999 का ये कानून था, घरेलू हिंसा की रोकथाम करने के लिए कानून बनाया गया था ताकि औरतों को सुरक्षित किया जाए, घर में भी, बाहर भी और घर में भी। लेकिन बाहर औरतें सुरक्षित नहीं आज के दिन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, संसद द्वारा बनाए गए असंवैधानिक कानून को कौन निरस्त कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री। तो संसद द्वारा बनाए गए असंवैधानिक कानून को कौन निरस्त कर सकता है? तो आपको देखो पहले क्वेश्चन आया था कि कानून को कौन बदल सकता है, तो वो संसद था। अगर संसद ने संसद किससे बनती है आपको सभी को पता होगा, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर क्या बनती है? संसद बनती है। अगर इसमें कोई असंवैधानिक कानून बना दिया गया है तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसा न्यायालय है जो इसको निरस्त यानी हटा सकता है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नगर पालिका की योजना क्या थी? 1931 की जनगणना से पता चलता है कि पुराने शहर में बहुत भीड़ थी, प्रति एकड़ 90 लोग रहते थे। नई दिल्ली में प्रति एकड़ में 3 लोग रहते थे। उपरोक्त सभी, ये जो क्वेश्चन है ये सिविक्स की बुक से उठाया गया है। तो क्या बताया गया है कि नगर पालिका, देखो हमारी 3 तरह से, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद। तो नगर पालिका की जरूरत क्यों पड़ी थी? जो ये तीनों ऑप्शन दिए गए हैं ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है, क्योंकि ये नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली यानी दोनों दिल्लियों से मिलाकर आंकड़े निकाले गए थे, तब किसकी जरूरत पड़ी थी? नगर पालिका की जरूरत पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कौन सी यूरोपीय जाति व्यापार करने के लिए भारत आई थी? डच, पुर्तगाली, अंग्रेज, उपरोक्त सभी। क्लास 8 से उठाया गया क्वेश्चन आप सभी को पता होगा। जो ये तीनों जातियां हैं, जाति जो व्यापार करने के लिए आई थी, जिसमें डच भी शामिल थे, पुर्तगाली भी, अंग्रेज भी, उपरोक्त सभी भी। ये राइट आंसर रहेगा आपका डी, क्योंकि सबसे पहले 1498 में पुर्तगाली कौन आया था? वास्को डी गामा। फिर अंग्रेज और फिर डच भारत के अंदर प्रवेश कर गए थे व्यापार करने के मकसद से, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? राज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हवेलियों में किन लोगों के रहने का इंतजाम था? हवेली कौन सी? ये क्वेश्चन भी आपको पता है, अगर आपने एनसीईआरटी बुक पढ़ी है तो क्लास 8 से उठाया गया क्वेश्चन है। तो हवेलियाँ हिस्ट्री से रिलेटेड है। कौन कौन इसके अंदर शामिल थे, कौन कौन इसमें रहते थे? तो गाड़ी, बानू, तंबू लगाने वाले, मसालची, खातेदार, क्लर्क, घरेलू नौकर, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर आप सभी को पता, उपरोक्त सभी। जो हवेलियां बनाई गई थी तो वहां पर ये सभी लोग रहते थे, यानी इनके लिए अलग अलग रहने की व्यवस्था की गई थी, जिसमें जो नाम दिए गए हैं सारे के सारे बंदे जो जिस तरह का काम करते थे वैसे ही वहां पर रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, फारसी भाषा में गोदाम को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ओरांग, देवांग, रांग, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो ए रहेगा, ओरांग। यानी फारसी भाषा में जो शब्द है गोदाम, इसका मतलब क्या होता है?
ओरांग, यानी एक छोटा सा वर्ड था जिसको हम बोलते थे ओरण। ओरण का मतलब जिसके अंदर से बीज डालकर बैलों के द्वारा बोया जाता था ये, और वो खेत में बिजाई उसकी की जाती थी, इसलिए गोदाम का जो शब्द है ये ओरांग से निकल कर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो लिया गया है वो ज्योग्राफी से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाया जाता है? साल, सागौन, शीशम, ये सभी। तो राइट आंसर हमारा डी रहेगा, ये सभी। हमारे 5 तरह के मेन जो माने गए हैं वो वन माने गए हैं, जैसे जो जिसको हम बोलते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, या जो हमारे टाइडल फॉरेस्ट हैं या माउंटेन फॉरेस्ट हैं। तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन हरियाणा में भी पाए जाते हैं, तो राइट आंसर ये सभी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, उष्ण कटिबंधीय घास के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अब आपको आंसर बताने हैं कि उष्ण कटिबंधीय जहाँ पर वन होंगे वहीं पर घास स्थल भी होंगे। तो उष्ण, ये ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या दिया गया, इसी तरीके से पेपर में आते हैं। उष्ण कटिबंधीय घास स्थल सिर्फ भूमध्य रेखा के उत्तर में पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय घास आमतौर पर छोटी होती है। अफ्रीका के सवाना घास स्थल उष्ण कटिबंधीय घास स्थल का उदाहरण है। उपरोक्त में से कौन से कथन असत्य हैं? तो आपको असत्य कथन का चयन करना है। केवल 1, केवल 2, केवल 3, या डी ऑप्शन है हमारा 1 और 2। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, डी रहेगा, 1 और 2। उष्ण कटिबंधीय घास स्थल सिर्फ भूमध्य रेखा के उत्तर में पाए जाते हैं, ये बात सही नहीं है। जो भूमध्य रेखा के उत्तर में भी पाए जाते हैं और भूमध्य रेखा के दक्षिण में भी पाए जाते हैं, यानी हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास ये घास स्थल पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय घास आमतौर पर छोटी होती है, ये बात भी सही नहीं है, क्योंकि कई बार आपने देखा जो नहरों के पास जो घास होती है जिसको हम सरकंडे बोलते हैं, बहुत लंबी लंबी घास होती है। तो दोनों कथन क्या हैं, असत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या दिया गया है। अगर आपको वनों के बारे में और जो हमारे घास के मैदान उनके बारे में पूर्ण जानकारी चाहिए तो कमेंट करके बता दें, पूर्ण वीडियो आपको दे दी जाएगी बनाकर। वनस्पति की वृद्धि किस पर निर्भर होती है? तापमान पर, वर्षा पर, हवा पर, या दोनों पर? तो राइट आंसर आपका देखिए, वनस्पति की वृद्धि तापमान और वर्षा पर निर्भर होती है, यानी राइट आंसर डी रहेगा, ए और बी। हवा तो तापमान के अंदर ही शामिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या आता है, जो हमारे किससे लिया गया, पॉलिटिकल साइंस से उठाया गया क्वेश्चन है। संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसे नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई है जो अपनी गरीबी या किसी और कारण से वकील नहीं रख सकते? तो कौन से अनुच्छेद है संविधान का जिसमें ऐसे नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो अपनी गरीबी की वजह से अपना क्या नहीं रख सकते हैं, वकील नहीं रख सकते। एक सरकारी वकील की व्यवस्था की गई है ताकि गरीब आदमी भी अपना न्याय मांग सके अदालत से। तो इस तरह से कौन सा अनुच्छेद दिया गया? अनुच्छेद 39 से, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा, ए रहेगा, अनुच्छेद 39 ए जो ऑप्शन है। इसमें क्या दिया गया है कि कोई भी गरीब नागरिक अपना जो वकील है वो मुहैया कर सकता है, जिसको हम क्या नाम दिया गया, सरकारी वकील के नाम से जानते हैं, जिसको पैसे सरकार देगी हमारा केस लड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जो किससे आपको पता है, जैसे मैंने वनों के बारे में या घास के मैदान के बारे में बताया था। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश गोंडवाना भूभाग स्थल का एक भाग है? तो भाई गोंडवाना क्या है, क्लास 9th में अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी हो तो उसमें दिया गया गोंडवाना लैंड, जो भारत के साथ साथ जो दक्षिणी हिस्सा रहा, यानी जो दक्षिणी वर्ल्ड का हिस्सा रहता है उसमें ये सारे देश शामिल हैं, जिसमें तो ऊपर देखिए पाकिस्तान, रूस, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा। तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से राइट ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, सी, जो दक्षिण अफ्रीका है वो गोंडवाना भूभाग का स्थल है। अगर ऑस्ट्रेलिया होता तो वो भी राइट आंसर हमारा होता, और अगर जो हमारे इंडिया के साथ में लगते हुए इलाके होते। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, मांजुली दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप है। मांजुली डेल्टा भी जिसको नाम से हम जानते हैं, और यह नदी के बीच में बना हुआ है।
तो यह नदी कौन सी है, इस नदी के बारे में बताना कि जहाँ पर मांजुली जो डेल्टा बना हुआ, जो द्वीप बना हुआ है। तो सिंधु नदी है, सतलुज नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है या गंगा नदी है। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा सी। ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में मांजुली दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है जो नदी के बीच में बना हुआ है। और कहाँ पर रहेगा, यह असम के अंदर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन सी है। अगर देखिए दक्षिण भारत की चोटी पूछी गई है तो डोडा बेटा है, नाईमुडी है, महेंद्रगिरी है या पार्श्वनाथ है। तो राइट आंसर आपको पता होगा बी रहेगा, अनाईमुदी जो है वो रहेगी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। और उसके बाद आती है डोडा बेटा और महेंद्रगिरी। अगर आपसे नॉर्थ जो अपना भारत है यानी उत्तरी भारत की पूछ ली जाए तो आपको सबको पता होगा। अगर इंडिया की पूछे तो के2 रहेगी। अगर वर्ल्ड के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाए तो क्या रहेगी, माउंट एवरेस्ट रहेगी। तो ये 3 चोटियां आपको याद रखनी है। तो दक्षिण भारत की कौन सी है, अनाईमुदी के नाम से जो फेमस है। और उत्तरी भारत की क्या रहेगी, के2 यानी कंचनजंगा के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। सक्रिय का मतलब जो कभी भी फट सकता है। अंडमान और निकोबार में, लक्षद्वीप में, हिमाचल प्रदेश में या सिक्किम में। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो ए रहेगा। अंडमान और निकोबार के अंदर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। और इस ज्वालामुखी को जो जगह है वो उसको हम बैरन नाम से जानते हैं। कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि बैरन नाम का जो कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय है। तो बैरन नाम का जो ज्वालामुखी अंडमान निकोबार के अंदर वो क्या एक सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्राचीनतम भूस्थल है। हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत, प्रायद्वीप पठार या तटीय क्षेत्र। तो राइट आंसर जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, वो सी रहेगा। प्रायद्वीपीय जो पठार है जिसको हम दक्कन के पठार के नाम से या दक्षिणी पठार के नाम से जानते हैं, वो प्राचीनतम भूस्थल रहेगा भारत का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर न्यू पूछ लिया जाए तो न्यू कौन सा रहेगा, हमारा हिमालय पर्वत रहेगा जिसको हम फोल्ड माउंटेन के नाम से जानते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था तो 1905 में, 7 में, 1912 में, 1914 में। जब स्टार्टिंग में सेकेंड वर्ल्ड वार का क्वेश्चन पूछा गया था उसी समय मैंने आपको बता दिया गया था कि विश्व में जो प्रथम विश्व युद्ध है वो कब शुरू हुआ था। तो 1914 से 1918 में हुआ था। और दूसरा कब हुआ है, 1939 से लेकर 1945 तक हुआ है। 1945 के बाद एक क्या बना दिया गया था, यूएनओ का संगठन। यूएनओ जो एक गठन कर दी गई थी ताकि कोई भी देश एक दूसरे देश के साथ लड़ाई ना करे। लेकिन ऐसा नहीं है, अब भी आपको पता बहुत सारे युद्ध एक दूसरे देश के साथ बीच में चलते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को क्या कहा जाता है। एशियन मार्ग, सिल्क मार्ग, व्यापार मार्ग या अफ्रीकी मार्ग। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा बी। एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका जोड़ने वाले मार्ग को हम क्या कहते हैं, उसको हम सिल्क मार्ग कहते हैं। क्योंकि उस रास्ते से भारत से क्या ले जाई जाती थी, सिल्क ले जाई जाती थी। इसलिए जो ये मार्ग है एशिया में, जब एशिया क्या हमारा जिसमें भारत देश है, और एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने के काम जो करता था वो मार्ग किस नाम से फेमस हो गया, सिल्क रूट या सिल्क मार्ग के नाम से फेमस हो गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एसएसटी के अंदर, जो आपका टेट से रिलेटेड पेपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। 182वां, 100वां, 150वां, 133वां।
तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा डी। 133वां स्थान है प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से विश्व में भारत का जो स्थान है। इस तरीके के क्वेश्चन बच्चों से जरूर पूछे जाते हैं टेट के अंदर, ताकि बच्चे जो आंकड़े आपको याद न हो तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे डाल दिए जाते हैं कि बच्चे क्या हो जाएं, कंफ्यूज हो जाएं। तो आपको याद रखना है, अगर आपको ऐसे और आंकड़े मिलते हैं तो ये आंकड़े जरूर इकट्ठे करें, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन भारत से रिलेटेड आंकड़े इकट्ठा करने के लिए ज़रूर पूछे जाते हैं। अगर नहीं मिलते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, एक अलग वीडियो आपके लिए बना दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? पूर्णिया में, मासिनराम में, चेरापूंजी में, कोच्चि में। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा तो वो क्या रहेगा, वो बी रहेगा, मासिनराम में। देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिनराम में। अगर वर्ल्ड के अकॉर्डिंग भी पूछ लिया जाए ना तो कि विश्व के अकॉर्डिंग भारत मतलब कहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है तो वो भी मासिनराम रहेगा। इससे पहले जो जगह थी वो क्या थी, चेरापूंजी थी, लेकिन जो अब है वो रहेगी जो मेघालय के अंदर मासिनराम की जगह। अगर हरियाणा में पूछ लिया जाए तो यमुनानगर का छछरौली को चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है हमारा, उपन्यास को साहित्य का एक आधुनिक रूप माना जाता है क्योंकि एक यांत्रिक आविष्कार, प्रिंटिंग प्रेस ने उपन्यास को जन्म दिया, मुद्रित पुस्तक ने इसे लोकप्रिय बना दिया। फर्स्ट ऑप्शन ये है। सेकंड ऑप्शन है, यह उन शहरों में लोकप्रिय था जो आधुनिक समय से फल फूल रहे थे। थर्ड ऑप्शन दिया गया है, यह 18वीं शताब्दी में वास्तव में लोकप्रिय हो गया था, हालांकि पहली बार 17वीं शताब्दी में इसको प्रकाशित किया गया या हुआ। बेहतर संचार ने उपन्यास को साहित्य को नया रूप दिया। देखिए आपसे पूछा गया क्या गया है, उपन्यास को साहित्य का एक आधुनिक रूप माना जाता है, क्यों माना जाता है? तो राइट ऑप्शन ए रहेगा, यह यांत्रिक आविष्कार है, प्रिंटिंग प्रेस ने उपन्यास को जन्म दिया और मुद्रित पुस्तक ने इसे लोकप्रिय बना दिया। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो लंबी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन का खास करके फर्स्ट ऑप्शन ही मिलता है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, स्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव है? संपत्ति, ज्ञानवादी, शांति, बहुमूल्य धातु। स्थायी कृषि क्या होती है आप सभी को पता है, एक जगह पर होने वाली खेतीबाड़ी के प्रभाव में क्या जमा होता है? जमाव क्या होगा? संपत्ति जमा होगी। अगर हम एक ही जगह खेती कर रहे हैं, खेतीबाड़ी स्थायी है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, पैसा जमा कर सकते हैं, तो संपत्ति राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश के सभी नागरिक को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में क्या है, देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है? तो जो ये हमारे अधिकार हैं वो क्या हमारे जो रहते हैं वो 12 से लेकर के लगभग हमारे 33 तक रहते हैं। तो इसमें क्या दिया गया, अनुच्छेद 19, 14 से 18 जो हमारा पहला अधिकार है वो किसका अधिकार है? समानता का अधिकार। जो दूसरा अधिकार हमारा 19 से स्टार्ट होता है उस अधिकार को हम क्या बोलते हैं? स्वतंत्रता का अधिकार बोलते हैं। तो संविधान के जो हमारा अनुच्छेद 19 के अकॉर्डिंग सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव का निवेश किया गया है? तो अभी मैंने आपको क्या एक अधिकार बताया था जो हमारा जो संविधान के अकॉर्डिंग समानता का अधिकार है, तो वो उस अधिकार के अकॉर्डिंग धर्म, वंश, जाति या जन्म के स्थान पर कोई भेदभाव नहीं होगा। तो वो कौन से अनुच्छेद के अंदर आता है? तो पहला जो अधिकार हमारा समानता का अधिकार, उसमें 14 से 18 तक अनुच्छेद रहते हैं। तो अनुच्छेद 15 के अकॉर्डिंग ये बात बताई गई है। तो आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 15 में संविधान के अनुसार क्या बताया गया है कि धर्म, वंश, जाति या जन्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।
तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की कुल भागीदारी है 40%, 30%, 50% या 60%। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो इसमें महिलाओं की साझेदारी पूछी गई है कि महिलाएं कितना भाग लेती हैं खेती बाड़ी काम करने में। तो राइट ऑप्शन हमारा ए रहेगा, 40% महिलाएं हैं जो अपने यानी जो पुरुषों के साथ मिलकर खेतों में कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी। 15वीं लोकसभा में पूछा गया है कि महिलाओं की भागीदारी कितनी रही है। 8.68%, 9.68%, 10.68% या 12.68%। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो सी रहेगा, 10.68% जो है 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी रही है। अब लोकसभा क्या होती है सभी को पता है, जो जितने भी हमारे एमपी जो चुने जाते हैं वो लोकसभा के अंदर चुने जाते हैं और सारे एमपी मिलकर किसको चुनते हैं, प्रधानमंत्री को चुनते हैं। तो महिलाओं की भागीदारी कितनी रही है, 10.68% इसके अंदर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, को ये जो 10वीं की बुक है उसके अंदर से ये क्वेश्चन उठाया गया है पॉलिटिकल से। इनमें कौन बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं। काशीराम, साहू महाराज, BR अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले। तो राइट आंसर आपका ए रहेगा, काशीराम जी ने क्या की थी, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है तो आपको याद रखना है। और क्वेश्चन आपको ये भी याद रखना है कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की है, उसके पहले अध्यक्ष कौन रहे हैं, और भाजपा पार्टी की स्थापना किसने की है, उसके कौन अध्यक्ष रहे हैं, और इनकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड है। अकबरनामा का डैश, खंड अकबर के प्रशासन, घर, सेना, राजस्व। राजस्व क्या होती है, आय, उसके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित है, जिसे आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। तो ये खंड जो बताया गया अकबरनामा का कौन सा खंड है, ये खंड रहेगा पहला, दूसरा, चौथा या तीसरा। तो राइट आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा, यानी तीसरा। यानी अकबरनामा का तीसरा खंड है, अकबर के प्रशासन, घर, सेना, राजस्व और उसके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित है। तो इसको किसके नाम से जाना जाता है, आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। अगर ये पूछ लिया जाए आपसे कि आईने अकबरी के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना है जो अबुल फजल जी क्या रहेंगे, आईने अकबरी के क्या रहेंगे, लेखक रहेंगे। इसको अकबरनामा भी या आईने अकबरी के नाम से ये फेमस है। तो क्वेश्चन इसको बदल कर क्या आ सकता है कि आईने अकबरी किसने लिखी है, तो आपको याद रखना अबुल फजल जी ने लिखी है और ये अकबर के रत्नों में से शामिल थे अबुल फजल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हिस्ट्री से रिलेटेड रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको पता है चारों बुक से उठाए गए हैं और इस तरीके से ही SST के जो पेपर आता है टेट में उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या आया है, भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में हाकरा मृत बांड के भंडार शामिल हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआती चरणों से पहले की बसावट की विशेषता है। यानी सिंधु घाटी की सभ्यता से बसने से भी पहले की विशेषता बताई गई है। तो राखीगढ़ी में, कालीबंगा में, रोपड़ में या धोलावीरा में। तो राइट आंसर क्या रहेगा, सी, रोपड़ में। यानी भारत में जो हड़प्पा कालीन, ये चारों स्थल क्या हड़प्पा कालीन स्थल हैं और इसमें हाकरा मृत बांड भंडार शामिल है, जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उससे पहले बताई गई है। तो आपको याद रखना है सी। जो राखीगढ़ी है वो हरियाणा का एक जगह है, या ये भी याद रखना है कालीबंगा राजस्थान की एक जगह है जो चूड़ियों के लिए फेमस रही है। फिर आता रोपड़ और धोलावीरा, रोपड़ शायद पाकिस्तान के अंदर एक जगह रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध के नाम से जो फेमस थे और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, ने अंतिम अनुभूति के लिए बोध गया जाने से
पहले 6 साल तक निम्नलिखित में से किस स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया। यानी महात्मा जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए कौन से पवित्र स्थान पर बैठकर आराधना की है यानी ध्यान किया परमात्मा का, तो उस जगह का नाम बताना है। तो लुम्बिनी में, सारनाथ में, या डुगेश्वरी गुफा में, या कुशीनगर में। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो सी रहेगा। डुगेश्वरी गुफा जो है उसके अंदर बैठकर महात्मा बुद्ध जी ने क्या किया था, आराधना की थी यानी भगवान का ध्यान किया है। और वहाँ पर फिर उनको क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जो लुम्बिनी है, सारनाथ है या कुशीनगर है, ये भी महात्मा बुद्ध से रिलेटेड स्थान रहेंगे, लेकिन कहीं पर उनका जन्म हुआ, कहीं पर उन्होंने अपना ज्ञान दिया और कहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो इस तरीके से अलग अलग स्थान दिए गए हैं। और अब जो गुंबद बनाए जाते हैं वहाँ पर इस तरीके से आराधना की जाती है परमात्मा को पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रालयों ने कब इस्तीफा दिया। 1938 में, 1939 में, 1941 में, 1940 में। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो भी रहेगा 1939 में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रालयों ने इस्तीफा दिया है। तो कब दिया है, 1939 में। और अगर पूछ लिया जाए भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है, तो आपको याद रखना है 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है। और किसने की है तो कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने का प्रयास करने के लिए किसे भारत भेजा गया था। 1942 में है, आपको याद रखना, विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने के लिए सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को, लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड माउंटबेटन को, लॉर्ड लिंथगो को। तो राइट ऑप्शन ए रहेगा, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को क्या किया था, भारत में भेजा गया था समझौता करने के लिए। समझौते से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरित क्रांति के संदर्भ में HY बीज क्या है जिन्हें चमत्कारी बीज भी कहा जाता है। होमोउपज किस्म है जिसको होमो यील्ड वैरायटी बोलते हैं। संकर उपज किस्म है, हाइब्रिड यील्ड वैरायटी बोलते हैं। या फिर हेट्रो उपज भिन्नता है जिसको हेट्रो यील्ड वेरिएशन बोलते हैं। उच्च उपज वाली किस्म है जिसको हाई यील्ड वैरायटी बोलते हैं। खास करके आपसे जो मेन क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया, क्वेश्चन को सिर्फ बढ़ा चढ़ा गया है कि HYV बीज का मतलब क्या होता है, कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। क्लास 9th के जो सिविक्स का चैप्टर उससे पहले चैप्टर से उठाया गया क्वेश्चन है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाई यील्ड वैरायटी। तो राइट आंसर आपको क्या रहेगा, ए जो डी रहेगा, हाई यील्ड वैरायटी, यानी चमत्कारी बीज के नाम से जो फेमस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत का थार मरुस्थल विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है जिसकी जनसंख्या घनत्व है। देखिए पूरे वर्ल्ड में मरुस्थल हैं यानी डेजर्ट हैं, और भारत का जो डेजर्ट का क्या नाम है, उसका नाम थार है जो राजस्थान के अंदर है। लेकिन वहाँ आबादी ज़्यादा है थार होते हुए यानी डेजर्ट होते हुए, तो वहाँ पर बतानी है कितनी घनत्व आबादी है। तो 75 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है स्क्वायर में, या 83 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है, या 30 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर में, या 45 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर में। तो राइट आंसर बी रहेगा, 83 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर में उसकी आबादी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आपको वर्ल्ड का क्वेश्चन रहेगा कि सबसे बड़ा वर्ल्ड का जो डेजर्ट है वो कौन सा है, तो वो क्या रहेगा हमारा, सहारा डेजर्ट रहेगा जो 11 देशों को घेरे हुए है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्या आता है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। 2012 से 17 तक, 2007 से 12 तक, 2002 से 7 तक, 1997 से 2002 तक। तो राइट आंसर रहेगा हमारा बी, 2007 से 2012 तक क्या रहेगी, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि रहेगी। पंचवर्षीय योजना का मतलब क्या होता है,
5 सालों के लिए। सबसे पहले जो भारत में आज़ाद होने के बाद पहली पंचवर्षीय योजना बनी थी वो कब बनी थी? 1951 से इसकी शुरुआत हुई थी। तो 11वीं आपको याद रखनी है, 2007 से 12। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्य को परिभाषित करता है? अब सीधी सीधी बात पूछी गई है कि मुख्यमंत्री को कर्तव्य को परिभाषित करने के लिए कौन सा अनुच्छेद संविधान में लिखा गया है? तो अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 167। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो डी रहेगा, 167। अनुच्छेद 167 के अंदर मुख्यमंत्री के जो कर्तव्य हैं उनको परिभाषित किया गया है। हर अनुच्छेद के अनुसार कोई न कोई बात बताई गई। तो यह मुख्यमंत्री से रिलेटेड है, तो आपको राष्ट्रपति भी और प्रधानमंत्री से रिलेटेड अनुच्छेद भी आपको याद करने, और गवर्नर से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है, यानी खत्म कर दिया जाता? मौलिक अधिकार क्या हैं? जिसको हम फंडामेंटल राइट बोलते हैं। और हमारे फंडामेंटल राइट कितने? 6 हैं, तो आपको याद रखना है। और सबसे पहला जो अधिकार है मैंने आपको बता दिया था कि वो कौन सा है, राइट टू इक्वलिटी है। उसके बाद जो राइट टू फ्रीडम है। अगर पूरा चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो कौन सा अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद दिया गया, सॉरी, तो बी अनुच्छेद 359 राइट आंसर रहेगा हमारा, जिसमें आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को खत्म करने की बात कही गई है। तो आपातकाल भी 3 तरह के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा जो साइंस से रिलेटेड है, क्योंकि साइंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं। इलेक्ट्रोमीटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत या नियम पर कार्य करता है? पास्कल के सिद्धांत पर, न्यूटन के श्यानता का नियम पर, या बर्नौली के सिद्धांत पर, या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर? तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो डी रहेगा। आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है वो इलेक्ट्रोमीटर में इस सिद्धांत के ऊपर क्या करता है, इस नियम के ऊपर कार्य करता है। साइंस को ज्योग्राफी से रिलेट कर दिया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन डाल दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भोजन के डिब्बों जिसको हम कैन्स बोलते हैं पर जिंक के स्थान पर निम्नलिखित की किस धातु का लेप लगाया जाता है? लोहा का, मैग्नीशियम का, शीशा का, या टीन का? तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो डी रहेगा, टीन का। यानी जो भोजन के डिब्बे होते हैं जिसको हम कैन्स बोलते हैं उन पर जिंक के स्थान पर जो टीन धातु का क्या लगाया गया है, लेप लगाया जाता है, ताकि किसी तरीके का कोई खाने के अंदर साइड इफेक्ट न जाए। तो याद रखना आपको टीन धातु का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जो क्वेश्चन रहेगा, आग के पास किस रसायन का अत्यधिक सूखा पाउडर छोड़ने से CO2 निकलता है? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, पोटासियम फॉस्फेट, या सोडियम बाइकार्बोनेट? तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो डी रहेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। आग के पास जो रसायन को अत्यधिक सूखा पाउडर जो छिड़कने से क्या निकलने लगता है, CO2 निकलता है। तो राइट आंसर आपको याद रखना सोडियम बाइकार्बोनेट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारा, हिस्ट्री से उठाया गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया? यानी बौद्ध स्थल माना गया है और उसमें महिलाओं को पहली बार संघ में, यानी सिर्फ जो भिक्षु थे वही क्या कर सकते थे, जिनको हम भिक्षु और भिक्षुणियों के नाम से बाद में जानते हैं, लेकिन पहले बौद्ध भिक्षु के नाम से ज़्यादा जो पुरुष होते थे वही इसमें शामिल हो सकते थे इस धर्म में। तो पहली बार कौन सी सभा नियुक्त, यानी पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था महिलाओं को, तो कौन से सभा स्थल था? तो सारनाथ का, वैशाली का, या श्रावस्ती का, या राजगीर का? तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो बी रहेगा, वैशाली का। जो स्थल बौद्ध स्थल था वहां पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्ति मिली। और आपको बता दिया जाए जानकारी के अनुसार कि पहली जो महिला थी जो बौद्ध भिक्षुणी बनी थी वो खुद जो महात्मा बुद्ध की माता जी थी वो इसके अंदर शामिल हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, वेद के अंतिम भाग में को निम्नलिखित में से किस नाम को जाना जाता है। यानी वेद का जो अंतिम भाग, हमारे 4 वेद हैं, आप सभी को पता होगा। चारों वेदों के नाम आपको पता होगा। सबसे पुराना जो वेद है वो है ऋग्वेद, फिर सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इसके अंतिम जो भाग है उसको हम किस नाम से जानते हैं, वेदांग, उपनिषद, आरण्यक या ब्राह्मण। तो राइट आंसर क्या रहेगा हमारा, बी, यानी वेदों का अंत वेदांत भी इसको जानते हैं। तो बी उपनिषद के नाम से इनको हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा उनके सहयोगियों को हराया था। मुगल सम्राट बाबर ने तो राणा सांगा और उनके सहयोगियों को कहाँ हराया था, खानवा में, चौसा में, चंदेरी में, मालवा में। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा। खानवा के युद्ध में बाबर ने किसको हराया था, राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था। और बाबर कौन था, आप सभी को पता होगा। पानीपत की जो पहली लड़ाई है वो किस किस के बीच में हुई है, 1526 में हुई है, बाबर के बीच में और जो लोधी वंश के अंतिम शासक थे इब्राहिम लोधी के बीच में हुई है। तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में। उसके बाद बाबर के 4 युद्ध हुए हैं, 1526 में, 27 में, 28 में, इस तरीके से 29 में और 30 में बाबर की मृत्यु के बाद क्या हो जाता है, हुमायूं आ जाता है। तो लगातार ये युद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था। भारत सरकार अधिनियम 1935, वेवेल योजना 1945, 1909 का परिषद अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा सी रहेगा। 1909 का परिषद अधिनियम जो है वो 1892 के सुधारों का विस्तार था। और 1909 का जो परिषद अधिनियम था, जो 1892 में जो कमी रह गई थी, कुछ सुधार किए गए थे। राज उस समय किसका होता था, अंग्रेजों का राजपाट होता था। वैसे सुधारों का नाम दे दिया गया। तो भारत सरकार अधिनियम जो 1935 में नहीं हुआ था, तो 1909 के परिषद अधिनियम में 1892 के सुधारों का क्या कर दिया गया था, सुधारों का विस्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि भारत के खास जो मेन जो वन माने गए हैं वो 5 तरह के माने गए हैं। तो भारत के जो वन हैं उनको अलग अलग नामों से पुकारा गया, जैसे वनों के वैसे ही नाम रख दिए गए। जैसे बताया था, तो सदाबहार वन है, या पतझड़ वन है, या फिर जो वो माउंटेन्स के ऊपर उगते हैं पहाड़ी वन है, या दलदली वन है, या डेजर्ट के या सूखा वन है। तो इन तरीके से अलग अलग नामों से जाना गया। तो इनका वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया है, तो सर एच जी चैंपियन ने, जायद पाएंग ने, डी ट्रिच ब्रेंडीज ने, ई पी स्टीबिंग ने। तो राइट आंसर हमारा ए रहेगा, सर एच जी चैंपियन जी ने 1936 में पहली बार भारत के वनों के जो प्रकार है उनका क्या किया था, वर्गीकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी, पहली, तीसरी, चौथी। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो सी रहेगा। जो भारत की जो पंचवर्षीय योजना थी, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, उसको गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता। तो याद रखना है, गाडगिल योजना या तीसरी पंचवर्षीय योजना रही है वो सेम ही बात है। गाडगिल जी ने ये योजना बनाई थी, इसलिए इसका नाम ये नाम पड़ा था गाडगिल के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1981 के किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के निर्माण को मंजूरी दी गई थी। अधिनियम 62 में, अधिनियम 61 में, अधिनियम 63 में, अधिनियम 64 में। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, बी। अधिनियम 61 के दौरान क्या गई थी, जो ग्रामीण जो राष्ट्रीय कृषि या ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड है उसको मंजूरी दी गई थी।
कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि नाबार्ड की फुल फॉर्म बताइए। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म आपको याद रखना है नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। तो ये नाबार्ड की फुल फॉर्म है और ख़ास करके ग्रामीण लोगों को सुविधा देने के लिए नाबार्ड की स्थापना की गई थी। तो अधिनियम कौन सा रहेगा, इसको मंजूरी देने वाला जो अधिनियम है वो रहेगा अधिनियम 61। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्रीकल्चर की दृष्टि से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा, महावीर स्वामी को जीन के नाम से जाने लगा, जीन का क्या अर्थ है? विजेता, महान आत्मा, भगवान या अहिंसक? तो राइट आंसर है हमारा ए, विजेता। यानी जीन का जो मतलब है वो उसका मतलब क्या होता है, विजेता। और महावीर स्वामी के बचपन का जो नाम क्या था, वर्धमान था, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। और जिन का मतलब आपको पता चला विजेता। महावीर स्वामी जी जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर रहे हैं और सबसे पहले शायद ऋषभ देव जी रहे हैं। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप पूछ लिया जाता है जैन धर्म से रिलेटेड। तो आपको याद रखना है महावीर स्वामी जी हैं जैन धर्म के संस्थापक और बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध जी हैं। थैंक यू व्यूअर्स। ये आज के हमारे जो सोशल साइंस के जो क्वेश्चन टेट के अंदर, किसी भी टेट या स्टेट के अंदर पूछ लिए जाते हैं, एक छोटी सी वीडियो बनाई गई है ताकि आपको पूरी हेल्प मिल सके। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ जाते जाते एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी और किस तरीके के क्वेश्चन आपकी हेल्प के लिए और बनाने हैं, ताकि हमें पता चले कि आपकी डिमांड कैसी है। तो कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि सबको इसकी सहायता मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते रहेंगे आप सभी को ऐसी ही मोटिवेशनल और नई इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेकर। धन्यवाद।